हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो वर्ल्ड है, आप सब लोगों को पता है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिए, अगर उनको पता होगा, बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी तरीके से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं और कई तरीक़ों से वो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती थी। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका हमें जो है एक या दो अल्टरनेटिव ही मिलता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको हर चीज़ का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। इवन अगर हम ओरिजिनल शूज़ भी डालते हैं तो उनकी भी आपको फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ये सारी चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन की देन। तो वो कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में देखेंगे। तो हमें पता है कि आज का टाइम और पीछे का टाइम, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज अगर हम देखें तो कई सारे मॉडल्स आते हैं मोबाइल्स के। हर दिन मार्केट में कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता रहता है। आईफोन को लगा लीजिए, आईफोन का जब स्टार्ट हुआ था मॉडल, तो जैसे अब देखो 13 मॉडल आया, फिर 14 आया, अब तो 15 मॉडल आ चुका है। तो हर दिन कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती रहती है। इसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर जिम्मेदार है। वो कैसे, वो भी देखेंगे। टीवी के मॉडल देख लो, टीवी के मॉडल भी हमें हर रोज़ नए देखने को मिलते हैं। कैमरा, जो कैमरा हम यूज़ करते हैं तो उसके भी मॉडल नए नए आते रहते हैं। ये सारे हमारी रीच में हैं, हमारी पहुंच में हैं, मतलब हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल हैं इजीली। और हर एक नए सीज़न में नया सीज़न आता है, नई कार्स आती हैं। ठीक है, अब तो वेब सीरीज़ के भी नए नए सीज़न आने लगे हैं, तो मतलब वैरायटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से हमें ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे समझते हैं, कि किस वजह से आई ये ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पर कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस लेकर आए। और तीसरे नंबर पर हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं ये हमारी हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, इसमें है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज़, की जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, ट्वेंटी सेंचुरी तक 20th सेंचुरी तक क्या होता था, जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर ही होता था। मतलब दूसरे देशों के साथ कोई ट्रेड नहीं थी, कोई दूसरे देशों के साथ लेना देना नहीं था। कुछ लिमिटेड सी ही चीज़ें थी जो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करती थी, मतलब दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होती थी। और वो कौन सी चीज़ें थी? वो थी, एक तो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता था, और फूड स्टफ था जो खाने पीने की चीज़ें थी, और साथ में जो फिनिश्ड गुड्स थी जो तैयार होकर आ जाती थी। अब देखिए, हमारी इंडिया, हमें पता है कि हमारा देश गुलाम रहा, एज ए कॉलोनी गुलाम रहा ब्रिटिशर्स के। तो उसी टाइम पर ये चीज़ें होती थी, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को यहाँ से लेकर जाते थे, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते थे, और फिर उन्हीं की फिनिश्ड गुड्स बनाकर, मतलब फाइनल गुड्स बनाकर उनको हमारे देश में एक्सपोर्ट कर देते थे। तो उस टाइम तक सिर्फ इतना ही होता था, 20th सेंचुरी तक। लेकिन उसके बाद जब एमएनसीज आती हैं, जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो कुछ सालों बाद एमएनसीज यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं उनको अलाउ कर दिया गया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती क्या हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एक टाइम में एक से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये क्या करती हैं, इनके पास खुद जो प्रोडक्शन होता है, और जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी यूनिट का कुछ भी ये प्रोडक्शन करते हैं, इनका ये उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है, और एक से ज़्यादा देशों में ये एक टाइम में ऑपरेट करते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और उसके लिए ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे एरियाज फाइंड करते हैं जहाँ पर इनको लेबर सस्ती मिले और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको सस्ती मिले। यानी कि जब इनकी कॉस्ट कट होगी तभी ये ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, और इनका मेन मकसद यही होता है। तो इसमें एक एग्जांपल भी दिया है,
हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें एग्जांपल दिया है कि एक प्रोडक्शन यूनिट बनाती है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है जो एमएनसीज होती हैं। वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं वो यूएस में तैयार करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करने के बाद जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो चाइना में बनाए जाते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो रही है। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब ये है कि उनको चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ रही है। चाइना में जो चीज़ें बना रहे हैं वो वहाँ पर उनको सस्ती पड़ रही है। उसके लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि वहाँ पर उनको लेबर सस्ती मिल रही है, वहाँ पर जो जगह है, वहाँ का रेंट वगैरह जो है वो भी सस्ता पड़ रहा है उनको। तो इस तरह से जो ये कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में करवा रहे हैं ये। और उसके बाद इन सब कंपोनेंट्स को वो फाइनल गुड्स तैयार करने के लिए, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे तैयार होगा, उसके लिए वो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं से उनकी सेलिंग होती है। वहाँ से सेलिंग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ से यूएस और यूरोप के जो अदर पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं। तो इस तरह से एमएनसीज ऑपरेट करती हैं जहाँ पर उनकी कॉस्ट मैक्सिमम कट होगी और मैक्सिमम उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो एमएनसीज का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है ग्लोबलाइजेशन में। एमएनसीज ही हैं जो ट्रेड करती हैं और ट्रेड के थ्रू ही ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ की एमएनसीज जो हैं अपना प्रोडक्शन कैसे दूसरे देशों के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो सबसे पहले एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पे उनको चीप लेबर मिले, ठीक है, जहाँ पे उनको किराया वगैरह जो है वो सस्ता पड़े। तो सबसे पहले वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ पर सेटअप करती हैं जो मार्केट के बिल्कुल करीब हों। मार्केट के करीब इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या होगी वहीं पर उनको अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लगाने का फ़ायदा मिलेगा, ताकि जो उनकी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी उनको कम से कम पड़े। मान लीजिए एक ऐसी जगह पर एमएनसी सेटअप होती हैं जहाँ पर मार्केट की दूरी काफ़ी कम पड़ती है। तो जब उनको काफ़ी कम दूरी पड़ेगी तो उससे क्या होगा, जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे अपनी जो फाइनल गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए उनको कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी। यानी कि इनका बेसिकली फंडा क्या है, इनका बेसिकली फंडा ये है कि अल्टीमेटली इनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसीलिए ये ऐसी जगह ढूंढेंगे जो मार्केट के बिल्कुल करीब हो, वहाँ पर ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर लेबर भी अवेलेबल हो, और लेबर भी कैसी लेबर चाहिए इनको, चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर का मतलब है कि जो कम मजदूरी में काम कर दे, कम पैसे में इनका काम कर दे। चाहे वो लेबर स्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, इनको दोनों चलती है, ये दोनों से अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये उस गवर्नमेंट को भी ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा रीज़न फॉलो करेंगे, ऐसा एरिया फॉलो करेंगे जहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट हो जो इनकी पॉलिसी, मतलब इनके इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कर रखा है SEZ है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि टैक्स में कुछ छूट दी जाती है कि आपको इतने टाइम तक कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ा है, आप हमारे देश में आइए और जो FDI है वो कीजिए, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। तो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कैसे, फिर ये यहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदते हैं प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए, फिर वो अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये खरीदेंगे ये एक तरह की इनकी एसेट है। एसेट वो होती हैं जो कुछ ना कुछ इनकम इनको जनरेट करके देगी। तो जो एसेट्स को खरीदने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आप लिखोगे कि जब एसेट्स को खरीदा जाता है जो उनको इनकम जनरेट करके देगी, एमएनसीज को इनकम जनरेट करके देगी, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है, एमएनसी जो कि बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है, तो जो बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसके बाद इनका बेनिफिट भी होता है, हमारी लोकल कंपनीज को बेनिफिट होता है। देखिए इनके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव साइड भी है और
नेगेटिव साइड भी है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इसकी पॉजिटिव साइड दिखाई गई है लोकल कंपनीज़ के लिए। लोकल कंपनीज़ कौन सी? जो इंडिया की कंपनीज़ हैं, यानी हमारे देश की कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पर लोकल कंपनीज़ बोला जा रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आती है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो यहाँ पर लोकल कंपनीज़ के साथ भी हाथ मिला लेती हैं अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने के लिए। बाहर जो एमएनसीज होती हैं वो हमारे देश की कंपनीज़ के साथ हाथ मिला लेती हैं, मतलब उनको अपने साथ ले लेती हैं। तो उनको यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा कि इनको जो है पैसा मिलेगा, लोकल कंपनीज़ को पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। वो कौन देगा? वो एमएनसीज देंगी। तो इस पैसे से वो क्या कर सकते हैं? वो नए नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं, और उन नए इक्विपमेंट से क्या होगा? उन नए इक्विपमेंट से उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक बेनिफिट तो ये होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो एमएनसीज हैं वो अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। उस टेक्नोलॉजी से लोकल कंपनीज भी सीख सकती हैं। तो जब वो कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो आगे चलकर उनके लिए ये भी काम आएगा, ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फॉरेन ट्रेड और मार्केट्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को इंटीग्रेट, एक जगह पर इकट्ठा करने में कैसे कामयाब होती है। तो देखिए, फॉरेन ट्रेड सबसे पहले क्या करती है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होगा? जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि हम हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारी घरेलू मार्केट है, उससे हम दूर जा पाएँ। मतलब उससे दूर जाने का मतलब ये है कि उसके अलावा हम जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पर हम कंपटीशन कर सकें, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनाती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि जो प्रोड्यूसर है वो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा डोमेस्टिक मार्केट से परे जाकर वो ट्रेड कर पाए। उसके बाद ये तो हो गया प्रोड्यूसर की साइड से, प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह पर भी बेच पाएगा। दूसरे नंबर पर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी इसका एक बेनिफिट होता है। अगर हम एज ए कंज्यूमर आज हम देखें, आज के मॉडर्न टाइम में हमारे पास वाइडर चॉइसेस हैं, किसी भी गुड्स की लगा लो। हम किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज़ को, उसके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम चॉइस कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो दूसरी चीज़ हम खरीद सकते हैं, तो दूसरी भी नहीं आती तो हम तीसरी खरीद पाते हैं। मतलब मार्केट में चले जाओ, प्रोडक्ट्स की भरमार है, एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ओरिजिनल शूज़ को ही लगा लो, अगर हमें ओरिजिनल शूज़ हम अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से हमारे पास जो फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, वो अवेलेबल है, और हम अपना जो शौक़ है उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की साइड से भी उसको बेनिफिट होता है और कंज्यूमर साइड से भी उसको फ़ायदा होता है। तो देखिए, इसकी पॉजिटिव साइड्स ही नहीं है, इसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, चाइनीज़ टॉयज़ का लिखा होगा, चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। तो देखिए, जब हमारी मार्केट में, इंडिया में जब चाइनीज़ ने जो प्रोडक्ट्स थे वो लॉन्च करना स्टार्ट किए थे, जो चाइनीज़ टॉयज़ आए थे, तो वो काफ़ी सस्ते थे और काफ़ी क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। तो उससे पहले जब तक चाइनीज़ खिलौने हमारी इंडिया की मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब तक क्या था, जो इंडिया के सेलर थे उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। क्वालिटी वाइज लगा लो या किसी भी तरीके से लगा लो, वो क्वालिटी को भी इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। और तो और वो जो भी मनमाने तरीके से, मनमाने जो प्राइजेस थे उनके ऊपर वो बेच रहे थे, मतलब महंगे महंगे भी बेच रहे थे वो, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इसी चीज़ का जो चाइनीज़ थे, मतलब जो चाइना कंट्री थी, उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और बढ़िया क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में उन्होंने खिलौनों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जब हमारी इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं तो वो सस्ते होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं। तो अब आप अपने तरीके से सोचो, जब आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और जो प्राइजेज़ हैं वो भी आपको कम पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसी चीज़ को खरीदोगे।
तो यहीं पर ये फ़ायदा चाइनीज़ कंपनीज़ ने उठाया, चाइनीज़ ने अपने खिलौने यहाँ पर वो लेकर आए और यहाँ पर उनको बेचना स्टार्ट किया। तो लोगों ने इनको काफ़ी पसंद भी किया और इस तरह से जो 70 to 80% मार्केट थी वो चाइनीज़ टॉयज़ ने कैप्चर कर ली थी। यहाँ पे इंडियन सेलर्स को जो है लॉस हुआ, तो उनको अपनी जो क्वालिटी थी वो भी इम्प्रूव करनी पड़ी। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और कंपटीशन बढ़ने से जो कंज्यूमर है उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो जो फॉरेन ट्रेड है इसीलिए वो क्या करती है, एक मार्केट को वो इंटरकनेक्ट कर देती है। देखिए अब जब चाइना ने अपने जो खिलौने थे वो इंडिया में लेकर आए तो वो कैसे लेकर आए? अब वो खुद तो नहीं आ रहे हैं बेचने, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं पर बैठकर वो कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, जो हमारा वर्ल्ड था वो इंटीग्रेट हो गया, यानी चाइना और इंडिया की मार्केट एक साथ कंपटीशन करने लगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है उसने मार्केट्स को कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, और जो फॉरेन ट्रेड हैं वो ग्लोबलाइजेशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसीज एंड फॉरेन ट्रेड इन दी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फाइनली अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन को अब हम सिंपल बोल सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने के बाद हमने एमएनसी के बारे में पढ़ा, जो फॉरेन ट्रेड हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो रैपिड इंटीग्रेशन करती है या इंटरकनेक्शन करती है बिटवीन कंट्रीज़। जैसे कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने ट्रेड किया, और कहाँ पे ट्रेड किया, इंडिया में ट्रेड किया, ठीक है। उससे पहले हमने एक एग्जांपल में देखा था कि एक प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई थी, उसने यूएस में कुछ डिज़ाइन किया, उसके बाद यूएस से उसने चाइना में स्टार्ट किया, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करी और मैक्सिको वगैरह में उसने पार्ट्स को सेल किया और वहीं पर उनको असेंबल भी किया था। तो इस तरह से जो एमएनसी है और जो फॉरेन ट्रेड है ये बन जाते हैं फैक्टर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक रैपिड इंटीग्रेशन कर दी, मतलब एक वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, एक गांव की तरह बना दिया। जैसे कि गांव में सड़कें होती हैं, वो एक दूसरे गांव को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो इसी तरह से ये भी दो इनके लिए रास्ते हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया, इंटरकनेक्टेड कर दिया। तो इस तरह से फाइनली हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जिसने, इनके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी हद तक आगे लेकर गए हैं ये फैक्टर्स। तो मतलब जो फैक्टर्स हैं दैट हैव एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।